नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं आज का बाजार और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर का कारोबार कैसा रहा और साथ ही साथ किन शेयरों में एक्शन था, दिन भर की अहम खबरें कौन कौन सी थी और मार्केट के एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। बाजार पर नजर डालें तो आज काफी दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया मार्केट, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो 17,500 के ऊपर होने में ही कामयाब रही। वो लेवल किसी न किसी तरह मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की और क्लोजिंग हमने हरे निशान में देखी। वही बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो 50 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी। तो कल आएंगे यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़े और उसके पहले बाजार में कहीं ना कहीं एक कॉशियस माहौल के साथ आज दिन भर कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। आज की तेजी वाले शेयरों में अगर देखेंगे तो आईटी, एनर्जी और रियल्टी शेयरों में हमने देखा कि कमजोरी देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ मेटल और कुछ चुनिंदा निजी बैंक थे जहां पर की मजबूती के साथ कारोबार भी होता हुआ दिखाई दिया। और क्या रहा दिन भर का एक्शन, ये बताने के लिए प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, बताइए। शुक्रिया। देखिए, आज बाजार में एक टाइट रेंज में, नैरो रेंज में कारोबार हुआ है और लेकिन आप एक्शन देखेंगे तो बहुत एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है। और इनफैक्ट सिर्फ उन स्टॉक्स में नहीं जो अर्निंग्स अच्छी आई हैं, उनसे जुड़े हुए पूरे सेक्टर में आपको एक अच्छा रब ऑफ इफेक्ट दिख रहा है। पहले इस वक्त आज निफ्टी गेनर्स की बात कर लेते हैं कि गेनर्स कहाँ देखने को मिला। आपको जो सेक्टर गेनर्स थे वो मेटल और कमोडिटीज में क्लियरली दिख रहे थे और लूजर सेक्टर्स जो थे वो आईटी और रियलिटी में दिखे। अगर निफ्टी के गेनर्स की हम बात करें, हिंडाल्को नंबर इंपैक्ट, यहाँ पर आप तेज देखें। कोल इंडिया, यूपीएल अच्छा खासा डेंट झेल चुका है, पिछले पूरे हफ्ते परफॉर्म नहीं हुआ और आप थोड़ा रीबाउंस वहां से दिख रहा है। टाटा स्टील, तो ये पहले टॉप गेनर्स हैं। लूजर्स की आप बात करें तो उसमें आपको आईटी पैक के काउंटर्स क्लियरली दिखाई देंगे। बजाज फाइनेंस खेला की टॉप लूजर रहा, लेकिन उसके बाद आप विप्रो, एचसीएल और लेटर इन द लिस्ट आपको इन्फोसिस जैसे काउंटर भी दिखेंगे। तो आईटी पैक ने आज क्लियरली बाजार को ड्रैग करने की कोशिश की। पॉकेट्स कौन सी थी जहां से अच्छी स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही थी और बेसिस द नंबर्स थे। मिड कैप स्पेस की यहाँ इनफैक्ट बात करनी होगी क्योंकि वहां से बड़े गेनर्स निकल कर आए जो एफएनओ में भी थे और पूरे आपको स्पेस में वाइब्रेंस, पूरे सेक्टर वाइज भी वाइब्रेंस देखने को मिली। टाटा केमिकल्स नंबर्स अच्छे आए, आप पूरा केमिकल, एग्रो, ये सारा स्पेस देखेंगे, इसमें आज एक अच्छा मोमेंटम था। सीयूबी के नंबर्स अच्छे आए, आप वहां देखेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेड रहे, दोनों तरह के मूव्स दिखाई दिए बैंकिंग फाइनेंस में। लास्ट आवर में आपको थोड़े बहुत इरोड भी हुए हैं गेन्स। हिंडाल्को यहाँ पर नंबर्स आए, इम्पैक्ट आपको क्लियरली देखने को मिला। तो जो सेक्टर्स आपको क्लियरली आज दिख रहे थे उसमें आपको फर्टिलाइजर काउंटर दिख रहा था, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी काउंटर्स हैं वहां पर अच्छी वाइब्रेंस थी और कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स, कास्टिंग एंड फोर्जिंग में आपको एआई इंजीनियरिंग वहां अच्छी तेजी देखने को ली। पेपर स्टॉक्स में जेके पेपर, सो अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत देखने को मिला मिड कैप से, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ गुड नंबर्स, या नंबर्स आने के बाद, रिपोर्ट होने के बाद, या फिर अच्छे नंबर्स के एंटिसिपेशन में। ये क्लियरली आज के दिन में एक्शन देखने को मिला। बड़ी नज़र जो है वो यूएस से आए सीपीआई नंबर्स पर आज होगी, जिस पर बाजार कल रिएक्ट करेगा थर्सडे को। ऑलराइट, थैंक यू प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो महंगाई के आंकड़े आएंगे, उस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर रहेगी। इसके पहले भारतीय बाजार आज नए रेंज में कारोबार कर रहे थे, लेकिन नतीजों के चलते आज, जैसे कि थोड़ी देर पहले प्रियंका बता रही थी कि काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज काफी सारा देखने को मिला। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के इस मूव में आज काफ़ी सारे एक्सपर्ट से भी हमारी बात हुई और गोल्डी लॉक्स के गौतम शाह ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में यहां से 400 से 500 अंकों की गिरावट संभव है। उनके मुताबिक ऑटो, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी शेयरों में निवेश करने के इस वक्त बेहतर मौके दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। 6 हफ्ते पहले जब बाजार 15,200-400 के लेवल पे था तो ब्रेड स्टडीज ने हमें कहा था कि ये थोड़ा सा ओवरडन हो रहा है और यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और हमने उस व्यू के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट पोजीशंस और ट्रेडिंग पोजीशंस रेकमेंड किया था। उसके बाद वहां से ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट की रैली आ चुकी है और अगर आज के लेवल्स पे देखें तो वही सेम ब्रेड स्टडीज एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो चुका है। अगर आप पिछले 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जनरली इस लेवल से थोड़ी बहुत करेक्शन या पुल बैक आती है। तो जब इन्वायरमेंट थोड़ा सा पेसिमिस्टिक था तो हम काफी ऑप्टिमिस्टिक थे और हमने कहा कि नहीं, आप डरिए मत। और यहाँ पर अब जब लोग थोड़ा सा ग्रीडी हो रहे हैं इस लेवल्स पे 17,500 के आसपास, तो टू बी ऑनेस्ट हम थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं क्योंकि रैली थोड़ी सी ओवरडन है, मार्केट ओवरबॉट है। हमारा वर्किंग टारगेट 17,700 से 750 का था जो यहाँ से सिर्फ 200 पॉइंट दूर है।
हो सकता है कि ये 200-250 पॉइंट और तेजी हो सके, बट ओवरऑल बेसिस पर अगर आप देखें तो ट्रेडिंग पोजीशंस में थोड़ी सी कॉशन यहाँ पर बनती है, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है ब्रेथ स्टडीज पे और नॉर्मल अपने टेक्निकल स्टडीज पे। बट अगर आप मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो ट्रेंड अभी भी सॉलिड है। इवेंचुअली मार्केट 17,750 के ऊपर ब्रेकआउट देनी चाहिए, हो सकता है एक पुल बैक के बाद। और अब एक ऐसा माहौल आ गया मार्केट में जहां आपको स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना है। हम इनफैक्ट लास्ट जून से बोल रहे हैं कि कैपिटल गुड्स में बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप देखें कमिंस इंडिया, सीमेंस, L&T, ये सब स्टॉक्स ने कितनी अच्छी रिटर्न दी और इस लेवल्स पे भी काफी स्टडी है। तो फोकस अभी इसी में रहेगा। एफएमसीजी इंडेक्स 45,000 के लेवल तक जा सकता है। कैपिटल गुड इंडेक्स में यहाँ से 15% की तेजी लगती है। ऑटोज में अगर आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसा स्टॉक कितने सालों बाद चल रहा है, तो ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। और रियल एस्टेट में हमारा टारगेट है 530 का। तो ये सारे पांचों सेक्टर्स जो मैंने कहा, यहाँ पर 10, 15 से 20% की तेजी है। निफ्टी में अगर करेक्शन आएगा तो दैट विल बी अ बून इन डिसगाइज, उसमें कमिटमेंट बनाइए। बट इस पांचों के अलावा अगर कोई सेक्टर जो मुझे लग रहा है कि एक बार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, वो है आईटी और फार्मा। क्योंकि पिछले 6 हफ्तों में आईटी और फार्मा ने कुछ नहीं किया। लास्ट 1 हफ्ते में हमने देखा कि आईटी फार्मा काफी स्टेडी है। और अगर बाजार में करेक्शन आता भी है तो हो सकता है कि रुपया बाकी सेक्टर से आईटी और फार्मा में शॉर्ट टर्म के लिए चला जाए। सो वहां पर मुझे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और अब बात करते हैं नतीजों की। आज निफ्टी से आयशा, कोल इंडिया और टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी। तो एक एक करके नतीजों का अनुमान भी समझ लेते हैं और शुरुआत सबसे पहले करेंगे टाटा कंज्यूमर से। टाटा कंज्यूमर के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए। टाटा कंज्यूमर्स अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है। वहाँ पे देखा जाए तो जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 9% की रेवेन्यू ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ भी अराउंड 9.5 to 10% की बॉटम लाइन दैट इज प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और उसके अलावा जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, इबिटा की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 12% पे और मार्जिन स्लाइड बिट एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। सिर्फ 30 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन ये टाइम एक्सपेक्टेड है, 13.6% वर्सेज 13.3%। और उसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि रिमेन काफ़ी सबड्यूड रहेगा ये टाइम अराउंड। मेजर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी हाई बेस था। वेदर बेवरेज बिजनेस देखे या फूड बिजनेस देखे कंपनी का, इंडियन फूड बिजनेस दोनों में काफ़ी हाई बेस था, तो उसकी वजह से ये टाइम वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि सबड्यूड रहेंगे। फूड बिजनेस में वैल्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 20% के अराउंड वैल्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे प्राइस हाइक्स ली थी सॉल्ट बिजनेस में, तो वो वैल्यू ग्रोथ फूड बिजनेस में भी दिख पाएगा। और बेनिफिट ऑफ जो कमोडिटी कॉस्ट रिडक्शन हुआ है, कमोडिटी की प्राइसेस कम हुए हैं, तो वो इबिटा मार्जिन्स को सपोर्ट करेगी, ग्रॉस मार्जिन्स को सपोर्ट कर रही है। और उसकी वजह से ऑब्वियसली इन टर्न बॉटम लाइन की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है ये टाइम। और अराउंड जैसे मैंने बताया 10% की अराउंड बॉटम लाइन या प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा लो प्राइसेस, टी प्राइसेस, उसका क्या इंपैक्ट है वो की मॉनिटरेबल है। इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स अगर कुछ कंपनी दिख रही है फूड बिजनेस में के है नहीं है, कमेंट्री उस पर क्या है, और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस क्या है इंडिया फूड बिजनेस में, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये था नतीजों का अनुमान। मुनाफे में और आय में बढ़त देखने को मिल सकती है, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आती है इस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा कोल इंडिया के भी नंबर्स आने वाले हैं और अनुमान लेकर आशीषा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीषा, बताइए कोल इंडिया के नतीजों से क्या अनुमान है? कोल इंडिया भी अपने नतीजे पेश करेगा, उसमें भी सिक्वेंशियल बेसिस पर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट रेवेन्यूज अराउंड 30,500 करोड़ के आसपास आ सकते हैं, जो 6% का फॉल होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, अराउंड 26.2% के आसपास मार्जिन्स आएंगे वर्सेस 27.8% जो कंपनी ने Q4 FY22 में रिपोर्ट किए थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अराउंड 30% का फॉल एक्सपेक्टेड है। याद रखें कोल ऑफटेक इस क्वार्टर में अराउंड 178 मिलियन टन्स के आसपास थे, जो 11% का ग्रोथ था YOY बेसिस पर, लेकिन मार्जिनल 1% का डिक्लाइन हमने देखा सिक्वेंशियल बेसिस पर। ऑफटेक कम होने के बावजूद डिस्पैचेस हायर साइड पे थे। याद रखें पावर की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इंडिया के कई शहरों में हमने हीट वेव्स देखे और उसी के चलते डिस्पैचेस में एक बड़ा इंक्रीज देखने को मिला Q4 में। बाकी इंटरनल्स की बात करें तो ASP स्ट्रॉन्ग रह सकता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अराउंड 12% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ASP में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, मार्जिनल 1 to 2% का। ई
ऑक्शन प्रीमियम्स हायर साइड पे थे। रियलाइजेशंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो फ्लैट हो सकते हैं। एफएसए रियलाइजेशंस फ्लैट होंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ई ऑक्शन प्रीमियम्स हायर साइड पे थे, लेकिन उसके बावजूद ई ऑक्शन वॉल्यूम्स इस क्वार्टर में लोअर साइड पे रहेंगे और इसी के चलते सीक्वेंशियल बेसिस पर वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है कोल इंडिया से। ओके, थैंक यू आशीषा ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे कोल इंडिया और टाटा कंज्यूमर के नतीजों का अनुमान। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वित्त मंत्रालय की कैपेक्स फ्रंट लोड की योजना नहीं है। अब इस खबर के क्या मायने हैं ये समझ लेते हैं और हमारे साथ डिटेल्स के साथ मौजूद है मेघना मित्तल। मेघना बताइए। जी, जैसा कि हम जानते हैं जो इस साल का जो बजटेड केपेक्स है वो ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई है 7.5 लाख करोड़, और जो क्वार्टर 1 में अप्रैल में जून में जो गवर्नमेंट ने केपेक्स का जो यूटिलाइजेशन किया है वो 23.4% पे है, जो कि थोड़ा सा शॉर्टफॉल हम उसमें देख रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं ये जो शॉर्टफॉल दिख रहा है ये बेसिकली सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस और जो पैंडमिक की वजह से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ और जो ग्लोबल टेंशन्स हैं उनकी वजह से ये अंडर यूटिलाइजेशन देखने को मिला है। पर अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि H1 में फाइनेंस मिनिस्ट्री केपेक्स को फ्रंट लोड करने के लिए नहीं सोच रही है। इनफैक्ट वो इवनली स्प्रेड आउट करना चाहती है केपेक्स फुल फाइनेंशियल ईयर में। तो H1 में वो केवल 50% यूटिलाइजेशन का टारगेट रख रही है। ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन के जो कंसर्न्स हैं वो अभी भी हैं। इसी को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये एम रखा है। ये हम जानते हैं कि RBI की जो MPC लास्ट हुई थी उसमें RBI गवर्नर ने मेंशन किया था कि इन्फ्लेशन पीक हो चुका है, लेकिन अभी भी एक कंसर्न है क्योंकि वो 6% के काफ़ी ऊपर है, जो हमारा अपर बैंड टारगेट है उसके ऊपर है। ये भी याद रखिए कि जो लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने खुद मिनिस्ट्रीज़ को ये एग्जॉर्ट किया था कि वो अपना केपेक्स इंक्रीज़ करें, फ्रंट लोड करें, ताकि जो पोस्ट पैंडमिक रिकवरी है उसमें हेल्प हो सके। लेकिन इस साल वो केस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए फ्रंट लोडिंग जो केपेक्स है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि 100% यूटिलाइजेशन केपेक्स का भी टारगेट में है। कहीं भी केपेक्स में कटौती करने का जो फिस्कल डेफिसिट पे कंसर्न्स हों या जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहे हैं या इन्फ्लेशन की वजह से, डिस्पाइट उसके कहीं भी ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ केपेक्स का टारगेट नहीं रखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की फ्रंट लोडिंग ऑफ केपेक्स नहीं होगी और 100% यूटिलाइजेशन केपेक्स का टारगेट गवर्नमेंट बनाई हुई है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना ये सारी जानकारी देने के लिए। तो पहली छमाही में ही 50% कैपेक्स का इस्तेमाल करने की योजना है और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए फ्रंट लोड करने का विचार नहीं है। FY23 में ही 100% कैपेक्स का जो लक्ष्य था वो यूटिलाइज कर सकती है सरकार। इस तरह के यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी नतीजों पर फोकस करते हैं। और इंडियन होटल ने भी जून तिमाही में हमने देखा कि शानदार नतीजे पेश किए। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है और नतीजों पर हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने कंपनी के MD और CEO पुनीत चटवाल से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं वो खास बातचीत। देखिए, एक वक्त था जब होटल बनाए थे, वो आगे भी बनाएंगे। जब कोई बहुत स्ट्रेटेजिक कंपेलिंग केस होगा तो ज़रूर बनाएंगे। अब वो खुद बनाएं या किसी ग्रुप कंपनी के साथ मिल के बनाएं या किसी और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है GIC उनके साथ बनाएं, दैट विल टेक अ कॉल डिपेंडिंग कौन सी अपॉर्चुनिटी आती है। तो एनीवेज, जो मैं आपको बता रहा था, जैसे ये हमने बिजनेस मॉडल चेंज किया, हमने डेट बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो हमने जो गाइडेंस दिया ज़ीरो डेट। तो एंड द फोकस जो हमारा रहेगा मैनेजमेंट का वो होगा कैश रिजर्व बनाने के लिए, ताकि कल को दोबारा कोई ऐसे कोविड जैसा कोई भी ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है तो हमें और डेट ना लेना पड़े। और दैट इज़ व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एंड दैट इज़ आवर क्लियर फोकस। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लीडिंग प्लेयर रहें in building, in signing contracts, in opening hotels, and you know we have covered a lot of ground. इतना तो ये किसी ने सोचा नहीं था। हमारी कंपनी 120 साल पुरानी है, तो पहले 120 होटल में 115 साल लगे और आने वाले 120 में 5 साल भी नहीं लगे। तो दैट इज़ द थिंग दैट इफ़ यू फोकस ऑन ऑल ब्रांड्स, पूरा ब्रांड्सकेप पे आप फोकस करें और सारे बिजनेसेस पे आप फोकस करें तो ग्रोथ अपने आप हो जाती है। आपने एक एनालिस्ट डे में गाइडेंस दी थी नंबर ऑफ होटल्स, मार्जिन्स को लेकर के।
तो वो एक एक्सटर्नल गाइडेंस थी, मगर इंटरनली विच इज़ द नंबर विच यू आर चेजिंग, प्रॉफिट, मार्केट कैप, मार्जिन, वो आपका नंबर क्या है? हमने दिया था हम उसी को चेज कर रहे हैं और हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो हमने कहा है उससे बेटर परफॉर्मेंस दें, बिकॉज सिंपल सी एक फिलॉसफी होनी चाहिए लाइफ में, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, बट डोंट ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। अप टिल नाउ वी हैव बीन लकी, जो भी हमने एस्पिरेशन 2022 में कहा या जो अब हमने आह्वान विच मीन्स कॉल टू एक्शन जो कहा, अभी तक हम उसके दायरे में हैं और जो भी हमने फ्रेमवर्क दिया है उसी की तरफ हम आस्ते आस्ते बढ़ते जा रहे हैं। हमारे ऑलमोस्ट 100 आमास होने वाले हैं होम स्टे में, 2 साल के अंदर हमारे 100 क्यूमिन QSR हो जाएंगे, 25 सिटीज़ से हम होम डिलीवरी करेंगे, हमारे 125 जिंजर की गाइडेंस है, 100+ ताज होटल, वन ऑफ द रेयर लग्जरी ब्रांड इन द वर्ल्ड जिसके 100 से ज़्यादा होटल हैं, सो एंड 300 होटल्स प्लस इन द टोटल पोर्टफोलियो। तो एक आखिरी सवाल, होटल इंडस्ट्री की अगर हम हिस्ट्री देखें तो होटल इंडस्ट्री के अंदर 2 साल अच्छे आते हैं, 3 साल ख़राब आते हैं, कभी 3 साल अच्छे आते हैं, 2 साल ख़राब आते हैं, सिक्लिकलिटी आती है। जब इंडस्ट्री अच्छी चलती है, काफ़ी लोग एक्सपेंड करते हैं, फिर इकोनॉमी में समस्या आती है। क्या आपको लगता है कोविड के बाद इस सेक्टर को, जैसे IT में डिजिटाइजेशन का जो बिज़नेस है अचानक बढ़ गया, हॉस्पिटल्स की नीड अचानक बढ़ गई, क्या आपको लगता है कि होटल इंडस्ट्री और स्पेशली ताज अब एक सिक्लिकल बिजनेस नहीं रहेगा, अब एक ग्रोथ बिजनेस रहेगा, कंज्यूमर टाइप कंपनी हो जाएगी? थोड़ा कंज्यूमर टाइप कंपनी तो ऑलरेडी है और थोड़ी सी सिक्लिकलिटी तो रहेगी। मैनेजमेंट का काम ये होना चाहिए कि जितना भी हो सके साइकिल को बढ़ा दो, स्ट्रेच कर दो और ऐसे बिजनेसेस ऐड कर दो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो न्यू एज बिजनेसेस हो, चाहे वो हाई मार्जिन लो फिक्स कॉस्ट बिजनेसेस हो, जैसे जिंजर, आमा, क्यूमिन आपको बताया। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ता था उसको आप हेज कर सकते हैं, उसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं ताकि वैसा वक्त दोबारा ना देखना पड़े। चलिए जटवाल साहब, आज़ादी का महोत्सव है 75 साल का, तो मैं रैप करने से पहले दर्शकों को बताऊंगा हम ताजमहल होटल में हैं, जो इंडिया का एक आइकॉनिक होटल है और एक हिस्ट्री, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव मना रहे हैं, यह है कि लॉर्ड माउंटबैटन ने यहाँ पर अपनी आखिरी स्पीच दी थी और जो स्पीच थी शायद मेरे पीछे एक जगह है वहाँ पर दी थी। तो इस होटल का जो इम्पोर्टेंस है इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा रहा है। और मैं दर्शकों को ये भी याद दिलाना चाहूँ कि जो मुंबई के आतंकवादी जो हमला हुआ था वह भी इसी होटल में हुआ था, मगर इस होटल, इस ब्रांड, इस कंपनी की जो स्पिरिट है वही शायद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और शेयर होल्डर्स को इस समय खुश होना चाहिए बिकॉज शेयर ऑल टाइम हाई पर। वो जो हारना नहीं जानते, हर क्षेत्र को साथ लेके आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों को छू के पीछे